हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बीएसएफ आरओ आरएम के लिए फिजिक्स का एक और नया टॉपिक का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो इससे पहले वाली जो वीडियो थी बीएसएफ आरओ आरएम के लिए, उसमें मैंने काइनेमेटिक्स के रिलेटेड जो मोस्ट एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो कराए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएसएफ आरओ आरएम के नाम से। तो उसमें भी मैंने सारे टाइप्स कवर किए थे काइनेमेटिक्स से रिलेटेड, जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। सिमिलरली इस वाली वीडियो में भी हम यही करेंगे। यूनिट्स एंड मेजरमेंट के जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं वो सभी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। 20 क्वेश्चंस होंगे, एक एक करके सभी क्वेश्चंस करेंगे। आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करना है, अटेम्प्ट करना है और फाइनल जो आपके मार्क्स रहते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो वो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो आज का वीडियो जो कि होगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट पर बेस, उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ x टाइम्स स्पीड इज इक्वल्स टू पावर देन विच फिजिकल क्वांटिटी डज x रिप्रेजेंट। x कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है ये हमें बताना है। तो x टाइम्स दिया हुआ है स्पीड, तो x इंटू में स्पीड बराबर किसके दिया है, पावर के। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, पावर अपॉन में स्पीड। ठीक है, पावर अपॉन में स्पीड। अब हमें क्या करना है, पावर और स्पीड दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले लिख लेने हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए वैसे तो, जितने भी डायमेंशनल फॉर्मूले हैं। अगर नहीं याद है तो आप निकाल भी सकते हैं ऑन द स्पॉट। तो जैसे पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क। ठीक है, वर्क अपॉन में टाइम क्या होता है, पावर। तो वर्क का आपको याद होना चाहिए डायमेंशन, टाइम का टी हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे पावर -1 लग जाएगी। तो जो पावर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है अपना ml/t-3। यानी कि जो पावर होगा वो क्या आ जाएगा, ml/2 और t-3। ठीक है, ये होता है पावर का डायमेंशन फॉर्मूला। स्पीड यानी कि वेलोसिटी, ठीक है, उसका डायमेंशन क्या होता है, L/t-1। ठीक है, L/t-1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये L ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा m, L की पावर -1, दो में से एक जाएगा, एक L बचेगा। और t-1 पावर नीचे, ऊपर जाएगी +1, -3 + 1 -2, mL/t-2। ये क्या आ गया, x के डायमेंशंस आ चुके हैं। अब ये डायमेंशंस कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के हैं, तो ये डायमेंशन होता है फोर्स का। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए फोर्स का। क्यों, क्योंकि m फॉर मास और L/t-2 किसका डायमेंशन होता है, एक्सेलरेशन का। तो मास इंटू एक्सेलरेशन किसके बराबर, फोर्स के बराबर। तो x किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को। यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है तो आप एक और ऑप्शन E लगाकर वहां पर फोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर E, दैट इज फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी पर बेस्ड है। यहाँ वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ है at² + bt + में c, जहाँ वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है, टाइम सेकंड में दिया हुआ है, यूनिट ऑफ ए बताना है। तो हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ से वेलोसिटी और at² दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों इक्वल लिखा हुआ है। यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी भी होता है। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। यहाँ पर क्या है, t², t मतलब सेकंड, मतलब कि सेकंड का स्क्वायर इसकी यूनिट हो चुकी है। इसको नीचे ले आते हैं तो ये जाएगा मीटर अपॉन में, ये सेकंड था और यहाँ पर आ जाएगा सेकंड का स्क्वायर। ये किसकी यूनिट है, ए की यूनिट, यानी कि ए की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड क्यूब। ठीक है, मीटर अपॉन में सेकंड क्यूब। तो ऑप्शन नंबर सी क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कैन अ क्वांटिटी हैव डायमेंशंस बट स्टिल हैज नो यूनिट्स। क्या ऐसा हो सकता है, तो देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो तो नो होगा। नो क्यों है, क्योंकि कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है और उसके डायमेंशंस हैं, मतलब कि उसमें एम का कोई डायमेंशन आ रहा है, एल आ रहा है या फिर टी आ रहा है, इनमें से कुछ भी चीज़ आ रही है, तो अगर एम आ रहा होगा तो मास की यूनिट केजी होगी। एल यानी कि लेंथ, लेंथ की यूनिट मीटर हो जाएगी। टी यानी कि टाइम, तो टाइम की यूनिट सेकंड। तो अगर एम एल टी कुछ भी यहाँ से आ रहा है, कोई भी डायमेंशन है, तो उसका डेफिनेटली कोई ना कोई यूनिट तो होगा ही होगा। लेकिन इसका अगर हम उल्टा करके देखें, इन्वर्स पूछें कि अगर कोई क्वांटिटी ऐसी हो जिसका
कोई भी यूनिट नहीं है, यानी कि अगर कोई ऐसे पूछ लेता है कि कोई क्वांटिटी है जिसका यूनिट दिया हुआ है, यानी कि वो यूनिटलेस नहीं है, तो क्या उसके डायमेंशंस हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। यहाँ पर तो हम सिंपली कह सकते हैं अगर किसी का डायमेंशन है तो उसका यूनिट होगा ही होगा, ये कंपलसरी है, तो नो आंसर आ गया यहाँ पर। लेकिन अगर कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट्स हैं, तो क्या ये कंपलसरी है कि उसके पास डायमेंशंस भी होंगे? अगर ऐसा है तो आपको रीज़न बताना है कमेंट सेक्शन में और उसका एक एग्जाम्पल भी देना है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला गया विच टू क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशंस एज ml 2t-2। तो ये लिखा है m, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ml t-2, ठीक है। और ये जो l की पावर 2 थी, एक और l अलग से लिख देता हूँ, तो ये वही लिखा हुआ है ml2t-2। अब मुझे पता है ये किसकी ये जो लिखा हुआ है डायमेंशन, ये किसका होता है? फोर्स का। अभी अभी मैंने बताया भी था, मास इनटू में एक्सेलरेशन, फोर्स और लेंथ का। और ये लेंथ का हम क्या ले सकते हैं, ये क्या है? लेंथ है, बेसिकली डिस्टेंस है एक तरह की, तो फोर्स इनटू में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी बोल सकते हैं। और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही क्या होता है? वर्क। तो ये डायमेंशन किसका लिखा हुआ है? वर्क का, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, बी या सी में से कोई आंसर है। फिर टॉर्क की बात कर लेते हैं। देखिए फोर्स तो है नहीं, क्योंकि फोर्स का तो ml-t-2 होता है, एक और l आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत, आंसर सी हो जाएगा। टॉर्क का भी यही डायमेंशन होता है, क्योंकि टॉर्क क्या होता है? किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से जब उसको एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाकर रोटेट कराया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो ये फोर्स F लगाया गया, ये मान लेते हैं डिस्टेंस D पर ये फोर्स लगाया गया, तो फोर्स इनटू में डिस्टेंस, यही क्या होता है? टॉर्क। तो इन दोनों का जो डायमेंशन होगा वो सेम यही होगा, ml2t-2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, टॉर्क और वर्क। इस क्वेश्चन में पूछा गया मोस्ट एक्यूरेट एंड मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट। तो यहाँ लेंथ दी हुई है, यहाँ लीस्ट काउंट दिया हुआ है, यहाँ रिलेटिव एरर दिया हुआ है। तो मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट वो मेजरमेंट होती है जिसमें रिलेटिव एरर सबसे कम होता है। तो यहाँ पर रिलेटिव एरर सबसे कम इस वाले केस में है, यानी कि कौन सी लेंथ के लिए? 40 मीटर वाली लेंथ के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी कैंसिल, ऑप्शन नंबर सी कैंसिल, क्योंकि मोस्ट एक्यूरेट कौन सा होगा? 40 मीटर वाला, ठीक है। फिर मोस्ट प्रिसाइज कौन सा मेजरमेंट होता है? जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम होता है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा जिसमें लीस्ट काउंट जो होता है बिल्कुल मिनिमम होता है, वही क्या होता है? अपना मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट आता है। तो सबसे कम लीस्ट काउंट किस में है यहाँ पर? मिनिमम, ये रहा 0.01, किसके लिए? 4 मिलीमीटर लेंथ के लिए, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 40 मीटर एंड 4 मिलीमीटर। तो मोस्ट एक्यूरेट कौन सी मेजरमेंट है? 40 मीटर वाली। और मोस्ट प्रिसाइज कौन सी है? 4 mm वाली, ठीक है। तो ये था अपना इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g रेज टू द पावर p h रेज टू द पावर q। तो लिख लेते हैं, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g क्या है यहाँ पर? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो g की पावर p। h क्या है यहाँ पर? हाइट, हाइट की पावर क्या है? q। तो हमें बताना है कि ये जो p और q है या इसका वैल्यू क्या होगा। तो वेलोसिटी का मुझे पता है डायमेंशन होता है L-t-1। g एक तरह का एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन के डायमेंशन पता ही है, L-t-2। और यहाँ h क्या है? हाइट, हाइट एक तरह की लेंथ होती है, लेंथ की पावर q। पावर्स ऐड कर लेते हैं, यहाँ l की पावर 1 है, यहाँ पर अच्छा यहाँ पर p और लगाना था g के ऊपर, ठीक है। तो ये g, तो यहाँ से हो जाएगा l की पावर ये p और l की पावर q, तो a की पावर m, a की पावर n, a की पावर m प्लस n, तो l की पावर p प्लस q बन जाएगा। और यहाँ पर t की पावर कितना लिखा? माइनस का 2p, ठीक है। ये आ गया यहाँ से l की पावर p प्लस क्यू और l की पावर माइनस 2p, और यहाँ से क्या है? L-t-1। तो कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ पर l की पावर 1 है, यहाँ पर l की पावर p प्लस क्यू, मतलब कि p प्लस क्यू मस्ट बी इक्वल्स टू 1। एंड यहाँ पर t की पावर -1, यहाँ पर t की पावर -2p, मतलब -1 बराबर -2p, माइनस से माइनस कैंसिल, p का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/2। तो इस p के वैल्यू 1/2 को जब मैं यहाँ पर रखूंगा तो q का वैल्यू भी यहाँ से क्या आ जाएगा? 1/2।
तो P और Q दोनों का वैल्यू क्या है यहाँ पर 1/2 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है हीट डिसिपेटेड इन अ रेजिस्टेंस इज गिवन बाय H इक्वल्स टू I² RT बाय 4.2 एंड मैक्सिमम एरर्स इन करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। तो करंट यानी I, R और T के मैक्सिमम एरर्स दिए हुए हैं 2%, 1%, 1% रिस्पेक्टिवली। हमें निकालना है मैक्सिमम एरर इन हीट। तो मैक्सिमम एरर इन हीट निकालना है, मतलब कि ये हो जाएगा डेल्टा H अपॉन में H, और ये I² है तो पावर जो होती है वो आगे आ जाती है, ये हो जाएगा डेल्टा I अपॉन में I। फिर प्लस में क्या आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा अपना R लिखा है तो डेल्टा R अपॉन में R, ये मैक्सिमम एरर्स हैं। प्लस में T कितना है तो T का आ जाएगा डेल्टा T अपॉन में T। तो इनके वैल्यूज रख लेते हैं। करंट में क्या एरर दिया हुआ है 2%, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 2%। रेजिस्टेंस में एरर दिया है 1% का, और ये जो टाइम है उसमें परसेंटेज दिया है 1% का एरर। तो कितना हो जाएगा टोटल 4,116%। तो आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हमने पता है कि F बराबर होता है G m1 m2 अपॉन में R²। तो यहाँ से G का वैल्यू क्या आ जाता है फोर्स, R² अपॉन में m1 m2। इन सभी का डायमेंशन जब आप रख देंगे, फोर्स का क्या रखना होगा mLT-2, R² का L की पावर 2, m1 m2 का m1 एंड m2। तो इनको जब सॉल्व करते हैं तो क्या आता है यहाँ से ऑप्शन नंबर ए, दैट इज माइनस का 132 से आप याद रख सकते हैं m l और t, इसकी भी पावर -2। ये क्या होता है डायमेंशन होते हैं किसके, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस। तो सिग्निफिकेंट फिगर बताना है, तो जो भी नोटेशन लिखी होती है ये इस तरह से, ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। तो जो पावर लिखी होती है 10 की, उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाता। ये जो नंबर लिखा है 2.064, यही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, क्योंकि जीरो दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आ रहा है तो जीरो को भी कंसीडर किया जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। तो 1, 2, 3 और 4, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 4। इसमें दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। इस तरह का क्वेश्चन पिछली बार 2019 के एग्जाम में भी पूछा गया था, ठीक है। तो दो रेजिस्टेंस R1 R2 दिए हुए हैं, हमें बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद परसेंटेज एरर, कितना परसेंटेज एरर में निकालना है इन दोनों को। तो क्या करना होता है, सिंपल इनको ऐड कर लेते हैं, R1 प्लस में R2, ये कितना आ जाएगा, 4 को 16 में ऐड किया 20, 0.5 कितना 1, 20 प्लस -1। लेकिन ये परसेंटेज में अभी नहीं आया, हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, कितना एरर आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1 किस पर आ रहा है 20 पर, तो 20 इंटू में 100%। यहाँ से एरर निकल जाएगा, कितना आएगा ये 5 पर कट जाएगा तो 5%। इसका मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस है 20, उसमें ±5% का एरर आ सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 20 ± 5%। इसमें बताना है करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दीज यूनिट्स। तो ये सारी की सारी यूनिट किसकी है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए। तो ये सारी यूनिट है लेंथ की, LY लाइट ईयर के लिए, AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के लिए। वहीं जो आपका पारसेक होता है, पारसेक भी किसकी यूनिट होती है, ये भी एक तरह की लेंथ की यूनिट है। अब बात कर लेते हैं इसमें असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होगा, बढ़ता हुआ क्रम। तो देखिए जो लाइट ईयर होता है ना, वो लगभग कितना होता है, एक लाइट ईयर होता है 9.4 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, लगभग इसके आसपास रहता है क्या, एक लाइट ईयर, ठीक है। एक लाइट ईयर लगभग लगभग इतना होता है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ एक पारसेक की, तो एक पारसेक जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो ये लगभग 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। 3.26 लाइट ईयर, मतलब कि पारसेक जो है वो बड़ा यूनिट है लाइट ईयर से। वहीं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करता हूँ तो 1 AU किसके बराबर होता है, तो ये सबसे छोटी यूनिट होती है, लगभग होती है 1.4 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। तो 1.4 इंटू 10 की पावर 11 मीटर के आसपास। तो इसका मतलब क्या है, सबसे छोटी यूनिट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, उससे बड़ी लाइट ईयर है, सबसे बड़ी पारसेक है। तो इसका मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबसे छोटी, उससे बड़ी लाइट ईयर, उससे बड़ी 1 पारसेक। इस क्वेश्चन में पूछा गया नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो कि डायमेंशनलेस नहीं है, यानी कि उसका कोई ना कोई डायमेंशन है। तो देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा अपना, पहली बात देख लेते हैं स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होता है ना, स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन, यानी कि अगर लेंथ में चेंज हो रहा है ना डेल्टा एल अपॉन में एल, ये क्या होता है स्ट्रेन, यानी कि चेंज जो हुआ डायमेंशन में और ओरिजिनल डायमेंशन, तो दोनों लेंथ है, कैंसिल हो जाती है, डायमेंशन लेस है। तो स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस है, हमें बताना कौन सी डायमेंशन लेस नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करते हैं तो ये भी क्या होती है, लेंथ अपॉन में लेंथ होती है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, लेंथ से लेंथ कैंसिल, ये भी नहीं होगी क्योंकि ये भी डायमेंशन लेस हो जाती है। एंगल क्या होता है, तो अगेन एंगल भी क्या होता है, थीटा बराबर होता है एल बाई आर, लेंथ बाय आर्क जो आप जिसको बोलते हैं। तो ये लेंथ होती है, रेडियस भी एक तरह की लेंथ है, लेंथ से लेंथ कैंसिल, तो अगेन ये भी डायमेंशन लेस आ जाती है। तो बचता है क्या है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन डायमेंशन लेस नहीं होता है, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होता है वो होता है t-2। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी का जो आपका डायमेंशन होता है वो होता है t⁻⁻1। टाइम का क्या होता है टी ऊपर जाएगा तो t⁻⁻2 हो जाएगा। तो ये डायमेंशन एंगुलर एक्सेलरेशन का, मतलब ये डायमेंशन लेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्लांक कांस्टेंट के डायमेंशन पूछे, तो हमें पता है कि एनर्जी बराबर क्या होती है, ये होती है प्लांक कांस्टेंट इनटू में एच न्यू। तो एनर्जी अपॉन में न्यू अगर मैं लिखता हूँ तो ये क्या आ जाता है, प्लांक कांस्टेंट। अब हम आसानी से इसके वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। एनर्जी क्या होता है, एक तरह का वर्क होता है, और वर्क का यूनिट डायमेंशन आप सभी को पता ही होगा, तो ये होता है ml/t-2। तो ये एनर्जी के डायमेंशन हो गए या वर्क के, किसी के भी बोल सकते हैं। और न्यू, न्यू क्या होता है ना एक्चुअली में, तो न्यू होता है अपनी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है पर सेकंड, यानी कि टाइम की पावर क्या हो जाएगी -1, ये इसका डायमेंशन होता है। इसको ऊपर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा ml2 और t-1, ml2 t-1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लांक कांस्टेंट के डायमेंशन। प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू भी पूछ लिया जाता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। इसका यूनिट आपको बताना है ना, जूल करके एक यूनिट होता है, तो वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका यूनिट क्या होता है। चलिए मैं बता ही देता हूँ ना, तो इसका यूनिट जो होता है वो जूल सेकंड होता है, प्लांक कांस्टेंट का यूनिट, और इसका वैल्यू ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यूनिट ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट। देखिए जहां भी ग्रेडियंट मिल जाए ना, इसका मतलब है उसको लेंथ से डिवाइड किया गया है। तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या होगा, प्रेशर अपॉन में लेंथ। ठीक है, तो प्रेशर का यूनिट आप सभी को पता ही होगा, ये क्या होता है, प्रेशर होता है अपना पास्कल, और लेंथ क्या होती है, एक तरह की डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो डिस्टेंस को मीटर में मेजर किया जाता है, तो पास्कल पर मीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पास्कल पर मीटर। वहीं इसके डायमेंशन भी पूछ सकते हैं, तो डायमेंशन निकालना हो तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, प्रेशर होता है ml-1 एंड t-2, और डिवाइड में लेंथ का डायमेंशन l। तो यहाँ से निकाल सकते हैं क्या आ जाएगा फाइनली, ये आ जाएगा ml-2 और t-2। ठीक है, तो ये डायमेंशन भी पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। इफ एरर इन रेडियस इज 3%, व्हाट इज द एरर परसेंटेज इन वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो स्फेयर की बात की गई, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, तो ये होता है 4/3 πr3। क्योंकि 4/3 और पाई ये पूरा कांस्टेंट है, तो इससे एरर से इसका कोई लेना देना नहीं है। r³ का एरर कैसे निकालेंगे, 3 आगे आ जाएगा डेल्टा r/r, और ये एरर कितना दिया हुआ है 3%, मतलब कि ये क्या लिखा है 3 इंटू में 3, दैट इज 9%। तो एरर कितना आ जाएगा इसमें टोटल मिलाकर, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 9%। इसमें बताना है रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 23.023 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, अगेन जीरो बीच में आ रहा है, दो नॉन जीरो नंबर के बीच, तो सभी नंबर क्या होंगे सिग्निफिकेंट, यानी कि 2 और 3 5। तो पहले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर 5। नेक्स्ट लिखा है 0.0003, तो स्टार्टिंग के जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते। 3 एक नॉन जीरो नंबर है, यानी कि इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है। साइंटिफिक नोटेशन में पावर वाले को ऐड नहीं किया जाता, सिंपल नंबर को ऐड किया जाता है। तो 2.1 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2।
यानी कि पहले में 5, अगले में 1, अगले में 2, 5 1 2। तो 5 1 2 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 512 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें एल लेंथ का वैल्यू दिया है, एल दिया है और बी दिया है, ठीक है, ये एल और बी दे रखा है, तो हमें बताना है एल प्लस बी यूजिंग राउंडिंग ऑफ। तो राउंड ऑफ भी करना है, इनको ऐड करना है, फिर राउंड ऑफ करना है। एल का वैल्यू क्या है? 2.331 और बी का वैल्यू कितना है? 2.1, ठीक है। तो इनको ऐड करूंगा तो 134.4 ये आएगा। अब क्योंकि राउंडिंग ऑफ में जब हम ऐड करते हैं तो राउंड ऑफ कितने डिजिट्स तक करते हैं? जो छोटा वाला नंबर है उसमें जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर है उतने तक। तो यहाँ बी में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो राउंड ऑफ करके हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको सॉल्व करना है। तो आखिर का 3 और 1 को हटा देता हूँ, बचेगा क्या? 4.4, ठीक है। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 4.4 सेंटीमीटर। 18वें क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनल कांस्टेंट। कौन सा डायमेंशनल कांस्टेंट है? तो रिलेटिव डेंसिटी तो डायमेंशनल कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस और डिवाइड करते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल हो जाता है, तो इसका कोई भी डायमेंशन नहीं बचता, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, तो अभी अभी मैंने निकाल कर बताया भी था m1 L3 और T-2। तो ये तो एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसके डायमेंशंस भी होते हैं, तो आंसर भी यही होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होता है? ये भी 2 इंडेक्स होते हैं, इसमें क्या होता है, कैंसिल हो जाते हैं ये दोनों के दोनों, तो डायमेंशन लेस आ जाता है। सिमिलरली पॉइजन रेशियो में भी दोनों डायमेंशन ऊपर नीचे के कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी आ जाती है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ही है जो कि क्या है, एक डायमेंशनल कांस्टेंट है और किसी के भी यहाँ पर डायमेंशंस नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बताना है, इसके हमें क्या बताना है, डायमेंशंस बताना है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको एक फॉर्मूला पता होगा, फोर्स बराबर क्या होता था, ईटा टाइम्स एरिया डीवी बाई डी एक्स, जहाँ पर ए है एरिया, वी है वेलोसिटी, एक्स है डिस्टेंस। फोर्स यहाँ पर दे रखा है, तो ईटा के जो डायमेंशन आएंगे वो क्या आ जाएंगे, फोर्स इंटू में डी एक्स अपॉन में एरिया इंटू में डी वी। तो फोर्स के डायमेंशन रख देंगे यहाँ से, फोर्स के डायमेंशन होता है ml2 t-2 है ना, ml t-2, और dx क्या है, एक तरह की लेंथ है, तो लेंथ के डायमेंशन होते हैं l, एरिया का डायमेंशन होता है l², और फिर dv वेलोसिटी है, तो ये lt-1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो अपना आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, ml-1 t-1। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ml-1 t-1 इसका करेक्ट आंसर होगा, डायमेंशंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, इसमें पूछा गया है विच इज नॉट अ यूनिटलेस क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है जो कि यूनिटलेस नहीं है? तो देखिए रिलेटिव डेंसिटी अभी बताया था, ना तो इसके डायमेंशन होते ना ही इसकी कोई यूनिट होती है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी यही होता है, इसके भी कोई डायमेंशन भी नहीं होती और यूनिट भी नहीं होती। सिमिलरली स्ट्रेन भी ना तो डायमेंशन है ना ही यूनिट है। तो बचता क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का बेसिकली जो डायमेंशन होता है, या आप कह लीजिए यूनिट, तो यूनिट जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का वो हो जाता है अपना वेबर, ठीक है, वेबर बोला जाता है इसकी यूनिट को, जिसको WB से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स ये होता है, फाई से इसको हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, और फाई बराबर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू में एरिया, ठीक है। ये क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। और इसके अगर कोई डायमेंशन पूछ लेता है तो ml2 t-2 a-1, ml2 t-2 और a-1, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं, इसके डायमेंशंस आ जाते हैं, जहाँ पर a क्या है, एम्पियर करंट के लिए यूज किया गया है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इंपॉर्टेंट लगा होगा, और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। So thank you so much for watching this video.